हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का टॉपिक सर्वनाम पढ़ने जा रहे हैं। सर्वनाम क्या होता है और इसके कितने भेद या प्रकार है, इसे हम सरल और आसान भाषा में समझेंगे। तो इसके लिए वीडियो को आप अंत तक अच्छे से देखना। तो बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी सर्वनाम एवं उसके भेद। सबसे पहले पढ़ते हैं हम सर्वनाम की परिभाषा कि सर्वनाम कहते किसे हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है, जैसे तुम, हम, आप, उसका आदि। और सर्वनाम दो शब्दों के योग से बनता है। यदि इसका हम संधि विच्छेद करें तो सर्व प्लस नाम, जिसका अर्थ है कि जो शब्द नाम के स्थान पर उपयुक्त हो उसे सर्वनाम कहा जाता है। इसे हम इंग्लिश में प्रोनाउन भी कहते हैं। तो हिंदी के मूलतः 11 ही सर्वनाम होते हैं। वे हैं मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ। जैसे राम स्कूल जाता है और सीता खाना खाती है। तो यहाँ पर यदि हम ऐसे लिख दें कि वह स्कूल जाता है या वह खाना खाती है, तो संज्ञा होगी राम और सीता, और इनके स्थान पर वह शब्द सर्वनाम का हो गया। तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब पढ़ते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार है: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, जिसे हम अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कहते हैं। अब सर्वनाम के इन 6 भेद को याद करने के लिए एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है, और वो ट्रिक एक शब्द है अनाप शनाप। अब इस अनाप शनाप से हम सर्वनाम के भेद आसानी से याद कर सकते हैं। अ से अनिश्चयवाचक, ना से निश्चयवाचक, प से पुरुषवाचक, त से संबंधवाचक, ना से फिर निजवाचक और प से प्रश्नवाचक। इस प्रकार हम सर्वनाम के भेदों को अच्छे से याद रख पाएंगे। तो अब हमने पढ़ा सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेद। अब सर्वनाम का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है संज्ञा की पुनरावृत्ति को कम करने के लिए, या संज्ञा शब्द बार बार न आए किसी वाक्य में, इसके लिए। इसे हम और अच्छे से एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे एक वाक्य है, मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है, मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन के पिताजी पुलिस है, मोहन की माताजी डॉक्टर है, मोहन की बहन खाना बना रही है। तो इन वाक्यों में जो मोहन शब्द है वह संज्ञा है और इसका प्रयोग बार बार हुआ है। मोहन शब्द को दोहराना आपको लग रहा होगा बार बार बोलने में भी बहुत ही अरुचिकर और अजीब सा लग रहा है। यदि हम इस वाक्य में मोहन, जो कि एक संज्ञा शब्द है, इसको हटाकर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करें तो बोलने में भी सही रहेगा, वाक्य आकर्षक और रुचिकर बन जाएगा। जैसे मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है, और अब नेक्स्ट वाक्य में मोहन स्कूल जा रहा है की जगह वह स्कूल जा रहा है, मोहन के पिताजी की जगह उसके पिताजी पुलिस है, और उसकी माताजी डॉक्टर है, उसकी बहन खाना बना रही है। तो यहाँ पर हर वाक्य में मोहन न लिखकर हमने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है। इस प्रकार हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब पढ़ते हैं हम सर्वनाम के भेद। सर्वनाम का सबसे पहला भेद है अनिश्चयवाचक। तो जिस सर्वनाम से किसी भी
निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम या इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, कुछ न कुछ, किसी आदि। वैसे इसके नाम से भी हमें पता लग ही रहा है, अनिश्चयवाचक, जिसमें निश्चितता का अभाव हो। जैसे उदाहरण देखें कि बाहर कोई है। यदि आपके घर के बाहर अचानक से कभी डोरबेल बजे तो हम बात करते हैं, अरे लगता है बाहर कोई है। बाहर कौन है पता नहीं, तो यहाँ अनिश्चितता का भाव है, तो यहाँ पर होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसी प्रकार मुझे कुछ नहीं मिला, तो यहाँ भी अनिश्चयवाचक शब्द है, कुछ नहीं मिला। किसी ने मुझे फोन किया पर पता नहीं कौन था, तो फोन किया ये निश्चय बात है, पर किसने किया पता नहीं, तो यहाँ भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसमें क्या गड़बड़ है इसकी निश्चितता नहीं है, पर कुछ न कुछ ऐसा लिख रखा है, तो यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कोई सर्वनाम का प्रयोग सजीव या प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है, जबकि कुछ सर्वनाम का प्रयोग निर्जीव वस्तु या अप्राणीवाचक के लिए होता है। अब बढ़ते हैं अगला भेद। अगला सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम भी इसे कहा जाता है। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। या जिस सर्वनाम में पास या दूर किसी भी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत का बोध हो, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्योंकि यह संकेत करता है, इसीलिए इसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, इसी, उसी इत्यादि। तो यहाँ पर जो चीज हमारे पास है या जो निकट है, उनके लिए हम यह या ये इस्तेमाल करते हैं, और दूर की वस्तुओं के लिए वह और वे प्रयोग में लेते हैं। इसके लिए हमें वाक्य के भाव को ध्यान से पढ़ना होगा और समझना होगा। उदाहरण देखें तो यह मेरी पेंसिल है, तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह होगा कि यह जो पेंसिल है वह जो मेरे पास है, यह मेरी है। तो यहाँ पर यह निकट की वस्तुओं के लिए यह सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। और उसी प्रकार दूर की चीजों के लिए वह उसकी कार है। इसी उदाहरण देखिए, एक ही वाक्य में हम दोनों के, यह मीना की ड्रेस है और वह सीता की ड्रेस है। तो जो ड्रेस एकदम पास में है उसके लिए ऐसा कहा गया होगा कि यह मीना की ड्रेस है, और जो दूर पड़ी है वह सीता की ड्रेस है। तो यह और वह यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण होंगे। अब पढ़ते हैं अगला सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम या पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, आप, वे आदि। तो पुरुषवाचक सर्वनाम वे शब्द हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं। इसकी एक अन्य परिभाषा देखें तो जैसे हमने प्रारंभ में पढ़ा था कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं या 3 भेद है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो जो सर्वनाम वक्ता, बोलने वाले या श्रोता, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यदि 2 व्यक्ति किसी थर्ड पर्सन के बारे में कोई बात कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति बोल रहा है और दूसरा व्यक्ति उसे सुन रहा है किसी थर्ड पर्सन के बारे में या किसी अन्य व्यक्ति के बारे में, तो वहां पर वह पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। उदाहरण के रूप में देखें तो जैसे उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। तो अब हम पुरुषवाचक के भेदों को और आगे अच्छे से पढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसके आगे विस्तार से हम पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष होता है वक्ता, यानी जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने स्वयं के लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुष या
फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मैंने। इसके हम कारक में देखें, एक वचन में हो गया मैं, तो बहुवचन में होगा हम। मुझे या मुझको, इसके बहुवचन में हमें, हमको, या मेरा, मेरे, मेरी का हमारा, हमारे और हमारी। तो उत्तम पुरुष होता है वक्ता। उसी प्रकार मध्यम पुरुष वह होता है श्रोता। संवाद करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है श्रोता के रूप में, वह मध्यम पुरुष या सेकंड पर्सन कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको आदि। ये एक वचन में तू, तुझे, तुझको, तेरा, तेरे, तेरी रहेंगे और यही शब्द बहुवचन में जाकर तुम, तुम्हें, तुमको, तुम्हारा, तुम्हारे और तुम्हारी हो जाएंगे। अब आता है अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात की जा रही है। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध न होकर किसी अन्य का संबोधन प्रतीत हो, वह शब्द अन्य पुरुष या थर्ड पर्सन कहलाता है। जैसे वह, यह, उनको, उनसे। एक वचन में देखें तो यह, वह का बहुवचन होगा ये और वे। इसे, इसको, उसे, उसको का होगा इन्हें, इनको, उन्हें या उनको। इसका, उसका, इसके भी हम बहुवचन के रूप में पढ़ेंगे तो इनका, उनका, इनके, उनके आदि शब्द हो जाएंगे। कुछ सर्वनाम शब्द ऐसे हैं जो निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आते हैं और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी। जैसे कि यह और वह, तो हमने इन्हें उसमें भी पढ़ा था। यह सीता की ड्रेस है, वह मीना की ड्रेस है। तो यह शब्द तो वहां भी आए थे, तो कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ कौन सा सर्वनाम भरे। इसको, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम इसे आगे और अच्छे उदाहरण से समझते हैं। जैसे यह, वह के उदाहरण में देखें तो राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है। तो यहाँ पर राम जो कि मेरा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है, यह वह राम को ही बता रहा है। तो यहाँ पर हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। और उसी प्रकार शब्द, सर्वनाम शब्द यही होंगे। यह मेरी गाड़ी है, वह राम की गाड़ी है। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो गाड़ी मेरे पास है, यह मेरी गाड़ी है, और जो दूर खड़ी है वह राम की गाड़ी है। तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। वैसे ही तुम और तुम्ही में देखें तो तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर एक वक्ता अन्य श्रोता से पूछ रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। और तुम्ही से सर्वाधिक अंक प्राप्त करने की आशा की जा रही है। तो यहाँ पर एक निश्चितता का भाव है, इसलिए यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। उसी प्रकार रोहन कक्षा में प्रथम आया है, इसलिए उसे पुरस्कृत किया जाएगा। तो यहाँ पर रोहन की बात की जा रही है कि वह कक्षा में प्रथम आया है, इसीलिए उसे, अतः वह पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। और इस वर्ष भी उसी को पुरस्कृत किया जाएगा। तो यहाँ पर उसी में निश्चितता है कि पिछले वर्ष भी उसी को किया गया और इस वर्ष भी उसी को ही पुरस्कृत किया जाएगा। तो जहाँ निश्चितता का बोध हो वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो इस तरह से हम निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर या समानता पता कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अगला सर्वनाम है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम या रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे जो, सो, उसे, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा आदि। जैसे उदाहरण देखें तो जो करेगा सो भरेगा। यहाँ पर यदि दो वाक्य हैं और दोनों का आपस में संबंध बन रहा है तो वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ये शब्द ज्यादातर जोड़े में आते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, या जिसकी लाठी उसकी भैंस, या जिसकी उसकी, जैसा कर्म वैसा फल, जैसा और वैसा।
जो सोएगा सो खोएगा, तो यहाँ जो और सो, इस तरह से जोड़े के शब्द संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट सर्वनाम का भेद होगा निजवाचक। तो जो सर्वनाम तीनों पुरुषों उत्तम, मध्यम और अन्य में निजत्व का बोध कराता है, उसे निजवाचक सर्वनाम या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आप, अपने आप, खुद, निज, स्वतः, स्वयं आदि। जैसे मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, या फिर मेरी माता भोजन अपने आप बनाती है, मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा, या मैं अपने पिताजी के साथ जाऊंगा। इन वाक्यों में अपना, अपनी, अपने आप ये सार्वनामिक शब्दों से अपने या अपनत्व का बोध हो, वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। तो यह तो बहुत ही आसान है। आप, अपना, अपनी, अपने, स्वयं, इन शब्दों को देखकर समझ ले कि ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अगला सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कौन, कहाँ, क्या, क्यों, कैसे, किने, किस इत्यादि शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, यह काम कैसे हुआ। उपरोक्त वाक्यों में कौन, क्या, कैसे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन शब्द का प्रयोग प्राणियों के लिए और क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए होता है। तो स्टूडेंट्स, आशा है अब सर्वनाम आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम सर्वनाम संबंधित MCQ करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।